हेलो। सातवाहन साम्राज्य के बाद आज हम भारत पर जो आक्रमण हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण हुए थे वो यवन लोगों के थे। तो आज हम जिनको कि आक्रमणकारियों को हिंद यवन कहा गया है, तो आज हम अ, हिंद यवन आक्रमणकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने विभिन्न समय पर भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर कुछ लोगों ने अस्थायी रूप से रहना भी चालू किया। हिंद यवन आक्रमण को इंडो ग्रीक आक्रमणकारी भी कहा गया है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडो ग्रीक या हिंद यवन। मौर्य शासन के पश्चात अगर हमने देखा है भारत में, तो सर्वप्रथम जिन्होंने आक्रमण किया वो थे बल्ख। बल्ख को बैक्ट्रियन ग्रीक कहा गया है। ये यवन के शासक थे, इसलिए इन्हें हिंद यवन, इंडो ग्रीक या भक्त यवन या बक्त्री या बैक्ट्रियन ग्रीक कहा गया है। तो हिंद यवन शासकों का जो भारत में इतिहास है वो भारतीय ग्रंथों से, यवन से शासकों के लेखों से और उनके द्वारा जो यहाँ पर मुद्राएं चलाई गई थी उससे जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में भी यवन जाति का उल्लेख आया है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो श्रीकृष्ण जी से जो एक राजा का युद्ध होता है उसे काल यवन बोला गया है। तो महाभारत में भी हिंद मतलब ये यवन जाति का उल्लेख आया है। हिंद यवन शासक एक थे मिलिंद, जिन्हें कि मिनांडर भी कहा गया है। इनके विषय में भी हमें मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक से जानकारी मिलती है, जो कि बौद्ध विद्वान नागसेन और मिनांडर के बीच वार्ता का उसमें पूरा विवरण अंकित है। इसी प्रकार क्षेमेंद्र द्वारा रचित अवदान कल्पलता में भी हमें यवन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों के बारे में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रेह नामक स्थान पर एक लेख प्राप्त हुआ है, वहां से भी हमें इंडो ग्रीक शासकों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से विदिशा के बेस नगर में जो गरुड़ स्तंभ लेख है, वहां से भी हमें यूनानी या यवन आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक ऐसे यवन शासक का भी हमें विवरण प्राप्त होता है जिसने भारतीय धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जताई है। तो यवन शासकों का भले ही हमारे भारत में वो आक्रमण किए, लेकिन वो कुल मिलाकर के बाहरी ही थे। तो इनका कहीं ना कहीं मूल स्थान रहा होगा, तो आज हम उसी में अध्ययन करते हैं। यवन आक्रमणकारियों को अगर हम देखें तो वो पार्थिया और बैक्ट्रिया, जो कि बैक्ट्रिया जिसे बोलते हैं, जो कि शैल्यूगस के दो प्रांत थे, पार्थिया और अगला जो प्रांत था वो था बैक्ट्रिया। ये सेल्यूकस के दो प्रांत थे। सेल्यूकस के जो उत्तराधिकारी थे एंटियोकस द्वितीय, जिसका शासनकाल लगभग 281 से 261 ईसा पूर्व के आसपास का शासन रहा है, उसके साम्राज्य में ये दोनों प्रांत आते थे। जो सेल्यूकस का साम्राज्य था वही एंटियोकस प्रथम का भी साम्राज्य था। लेकिन एंटियोकस द्वितीय, जिसका शासनकाल 261 से 246 ईसा पूर्व का आता है, उसमें देखते हैं कि 250 ईसा पूर्व के आसपास पार्थिया और बैक्ट्रिया जो दो प्रांत थे उसके साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये दोनों प्रांत 250 ईसा पूर्व के आसपास एंटियोकस द्वितीय के साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इनका नेतृत्व तो दो अलग अलग विद्रोही करते हैं। जहां पर पार्थिया का नेतृत्व अरसेक्स करता है, जो कि उसका एक छत्रप रहता है, वहीं पर बैक्ट्रिया का जो नेतृत्व है वो डायोडोट्स करता है। ये दोनों विरोधी होते हैं।
विद्रोह करते हैं और दोनों एक एक साम्राज्य पर काबिज हो जाते हैं। एंटियोकस द्वितीय जिसके साम्राज्य से निकलते हैं और उसका पुत्र जो उत्तराधिकारी होता है सेल्यूकस द्वितीय और सेल्यूकस तृतीय, ये तीनों इतने सक्षम नहीं होते हैं, इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं कि इन दोनों प्रांतों को अपने प्रांत में फिर से शामिल कर पाते या इनके विद्रोह को दबाते। लेकिन एंटियोकस तृतीय कुछ शक्तिशाली होता है, वो इस साम्राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होता है और वो मान लेता है कि अब ये दोनों प्रांत उसके साम्राज्य के अंग नहीं हैं और उनकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से पार्थिया और बैक्ट्रिया सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों के साम्राज्य से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अपनी एक अलग सत्ता बनाते हैं। बैक्ट्रिया जिसके विद्रोह का नेतृत्व डायोडोरस ने किया था, वही इसका संस्थापक हो जाता है। बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का जो संस्थापक बनता है वो डायोडोरस बनता है। डायोडोरस ये एक ऐसा शक्तिशाली शासक होता है जिसने उस समय के सोग्डिया से जॉर्जियाना तक के प्रदेशों पर अपना राज्य किया रहता है। वो अपने शासनकाल में अपने राज्य में विस्तार करता है, लेकिन उसके बाद उसका एक अल्पवयस्क पुत्र होता है जो कि नाबालिग होता है और वो शासन संभालता। इससे पहले ही यूथिडेमस नामक एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर देता है और उस सत्ता को संभाल लेता है। तो डायोडोरस के बाद जो सत्ता संभालता है वो होता है यूथिडेमस। लेकिन ये डायोडोरस का उत्तराधिकारी नहीं होता है, वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं होता है, बल्कि उसके अल्पवयस्क पुत्र की हत्या करके इस शासन को संभालता है। इसकी जो राजधानी बैक्ट्रिया की होती है वो बेक्ट्रा होती है। बेक्ट्रा को इसके शासनकाल में एंटियोकस तृतीय घेरता। हमने बताया कि एंटियोकस तृतीय ने अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया था और जो कोशिश हुआ था वो डायोडोरस के समय में नहीं हुआ था, बल्कि यूथिडेमस के समय में हुआ था। तो यूथिडेमस के समय में एंटियोकस तृतीय उस राज्य को घेरता है जो बैक्ट्रिया की राजधानी बेक्ट्रा होती है, या जिसे जेरियस्पा भी बोला है, उसको घेरता है। लेकिन 2 वर्षों तक वो कोशिश करता रहता है और सफल नहीं होता है। इसके बाद वो अपना यहाँ से दावा छोड़ देता है और दोनों के बीच संधि हो जाती है, जिसे कि एंटियोकस तृतीय हमने आपको बताया है कि उसने प्रयास किया था कि ये दोनों राज्यों को मिला ले। तो पहले वो बैक्ट्रिया पर अपना आक्रमण करता है, लेकिन उसको मिला नहीं पाता है और अंत में यूथिडेमस से अपनी संधि कर लेता है। एंटियोकस तृतीय यूथिडेमस से जब अपनी संधि करता है तो उसके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इसके पुत्र का नाम होता है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस से एंटियोकस तृतीय अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और इस प्रकार से दोनों राज्यों में आपस में मित्रता हो जाती है या वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद विवाह करने के बाद एंटियोकस तृतीय में बोल रहा हूं, एंटियोकस तृतीय वो आदमी है जिससे ये दोनों सत्ताएं अलग हो चुकी होती है। बाकी वो सेल्यूकस के साम्राज्य का स्वामी होता है। विवाह करने के बाद एंटियोकस तृतीय हिंदकुश पर्वत को पार करता है और काबुल मार्ग से आकर के भारत के क्षेत्र में पहुंचता है, जहां पर भारत का शासक सुभग सेना से, उसे सुभग सेन बोला जाता है, उसके राज्य में पहुंचता है। सुभग सेन एंटियोकस तृतीय की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। यही भारत पर एक ऐसा आक्रमण होता है जिसमें सुभग सेन जो है उसके अधीनता को स्वीकार करता है और उसे उपहार आदि देकर के विदा करता है। इस प्रकार से उपहार आदि प्राप्त करके एंटियोकस तृतीय अपने क्षेत्र सीरिया को वापस चला जाता है। इस प्रकार से जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं यूथिडेमस के, उन लोगों को हिंदकुश के पर्वत के आसपास का क्षेत्र मिल जाता है। इसलिए अगर हम मानते हैं कि भारत में इंडो यूनानियों का जो विजय इतिहास है वो हम एंटियोकस तृतीय के समय में नहीं मानते हैं।
जो भारत में इंडो ग्रीक या इंडो यूनानियों का विजय होता है वो होता है यूथिडेमस के पुत्र डिमिट्रियस के समय से। अब तो हम इसमें पहले डिमिट्रियस का अध्ययन करेंगे कि डिमिट्रियस ने भारत में कहां पर आक्रमण किया था या डिमिट्रियस का भारत के आक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यूथिडेमस या डायोडोट्स आज जो है भारत पर आक्रमण करने वाले नहीं है, मैंने इसकी वंश परंपरा को बताया है। तो जो मूल रूप से भारत में आता है वो आता है डिमिट्रियस 190 ईसा पूर्व के आसपास। 190 ईसा पूर्व के आसपास डिमिट्रियस भारत के सिंध और पंजाब प्रदेशों में विजय प्राप्त करता है। संभवतः ये आक्रमण जो होता है उस समय भारत में शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग का शासन चल रहा होता है। तो डिमिट्रियस का जो आक्रमण होता है वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता है, उसका नायक डिमिट्रियस होता है। इसका जो उल्लेख है वो पतंजलि के महाभाष्य में, इसी प्रकार गार्गीय संहिता में, मालविकाग्निमित्रम में मिला है। यवन शासक डिमिट्रियस उसके काल में साकेत क्षेत्र को, माध्यमिका जिसे कि चित्तौड़ कहते हैं उस क्षेत्र को, पांचाल को, मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंचता है। डिमिट्रियस जब आक्रमण करता है तो हमने बताया कि साकेत को, माध्यमिका, चित्तौड़ को, पांचाल और मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंचता है। लेकिन पाटलिपुत्र तक पहुंचने के बाद उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे वापस आना पड़ता है। क्यों वापस आना पड़ता है? इसके इतिहास में दो कारण दिखाए गए हैं। पहला तो यह है कि उसे पुष्यमित्र शुंग का भीषण प्रतिरोध झेलना पड़ता है और उसके पौत्र वसुमित्र के द्वारा उसे सिंधु नदी के किनारे पर पराजित होना पड़ता है। इस कारण से वो पाटलिपुत्र छोड़ करके भाग आता है। दूसरा यह है कि यवन सेना में आपस में ही घोर युद्ध छिड़ जाता है। इस प्रकार से पाटलिपुत्र और मध्य प्रदेश के आदि के क्षेत्र से हट करके केवल इसका महज आक्रमण इन क्षेत्रों पर होता है, वहां काबिज नहीं होता है, और उस क्षेत्र से हट करके वो पश्चिम पंजाब और सिंध नदी के निचली घाटी तक अपना राज्य बनाए रखता है। अर्थात उसका आक्रमण होता है लेकिन जो उसका मुख्य रूप से राज्य होता है वो पंजाब और सिंध नदी के घाटी का निचला क्षेत्र होता है। इन प्रदेशों में कहां पर? पंजाब में और सिंध प्रदेश के सिंध नदी के निचली घाटी में उसकी कुछ ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं डिमिट्रियस की, जिन पर कि यूनानी और खरोष्टी लिपि में लेख मिलते हैं। इसी प्रकार से जो बेसनगर में हमें वो प्राप्त हुआ है गरुड़ स्तंभ, उस पर एक शब्द का उल्लेख है त्रिमित्र, त्रिमित्र, इस शब्द का उल्लेख आया। तो ये जो त्रिमित्र है शायद ये दिमित या जो है डिमिट्रियस के बारे में ही कहा गया है। इसी प्रकार से कमदीश्वर का जो व्याकरण है उसमें भी एक नाम आया है दत्त मित्र, ये भी शायद डिमिट्रियस के लिए ही कहा गया है। इस प्रकार से डिमिट्रियस का भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वर्णन मिलता है। डिमिट्रियस द्वारा यूथेडेपिमिया नामक एक नगर भी बसाया जाता है। डिमिट्रियस इसके बाद अपने को उन्हीं क्षेत्र में सीमित रखता है और डिमिट्रियस का इसके बाद का कोई इतिहास नहीं प्राप्त होता है। लेकिन डिमिट्रियस का जो उल्लेख है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में दिमित्री नामक यवन राजा के नाम से भी मिलता है। अब इसके बाद जो यवन आक्रमणकारियों में नाम आता है उसमें है एक यूके टाइडीज, यूके टाइडीज। डिमिट्रियस जब अपने क्षेत्र को छोड़ करके भारत विजय में उलझा रहता है
उसी समय, क्योंकि उसका शासन तो बैक्टीरिया में होता है, लेकिन जब वो बैक्टीरिया छोड़ करके भारत विजय की तरफ निकलता है तो उसी समय यूकेटाइडीज नामक व्यक्ति बैक्टीरिया पर विद्रोह छेड़ देता है, बैक्टीरिया में विद्रोह खड़ा करता है और 171 ईसा पूर्व के आसपास बैक्टीरिया पर यूकेटाइडीज का कब्जा हो जाता है। डिमेट्रियस भारत विजय में ही उलझा रहता है, पाटलिपुत्र, साकेत, चित्तौड़ आदि में ही लड़ता रहता है, तब तक यूकेटाइडीज नामक व्यक्ति बैक्टीरिया में शासन स्थापित कर लेता है। इस प्रकार से बैक्टीरिया का क्षेत्र डिमेट्रियस के कब्जे से जाता रहता है। डिमेट्रियस वापस आकर के बैक्टीरिया को लेने का प्रयास करता है। उस राज्य को वो 4 महीने तक घेरे रहता है, लेकिन उसमें सफल नहीं होता है। इस प्रकार से डिमेट्रियस से उसका मूल राज्य निकल जाता है और भारत में ही वो सिंध और पंजाब के क्षेत्र के आसपास तक सीमित रह जाता है और यूकेटाइडीज बैक्टीरिया का शासक हो जाता है। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार डिमेट्रियस को रेक्स इंडोडर्म अर्थात भारतीयों का राजा भी कहा गया है, लेकिन डिमेट्रियस के अंतिम जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसमें 2 ही बातें उभर करके आती हैं कि या तो अपने शासन काल के अंतिम समय डिमेट्रियस भारत के वही सिंध और पंजाब क्षेत्र में ही रहा और वहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अथवा यूकेटाइडीज से जिसने उसके समय विद्रोह किया था उसके जब वो राज्य से पर अपना कब्जा लेने के लिए जाता है तो या तो उस युद्ध में मारा जाता है। स्ट्रेबो नामक यूनानी लेखक ने बताया है कि जो यूकेटाइडीज था उसने बैक्टीरिया पर शासन करके उसे 1000 नगरों का साम्राज्य बना दिया, अर्थात उसके अधीन 1000 से ज्यादा नगर हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यूकेटाइडीज के द्वारा बैक्टीरिया पर आक्रमण करने के फलस्वरूप भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में जो कि डिमेट्रियस का क्षेत्र होता है वहां पर 2 यवन राज्य स्थापित हो जाते हैं। डिमेट्रियस के मृत्यु के बाद उस क्षेत्र में भारत के उस क्षेत्र में 2 राज्य स्थापित होते हैं। अब वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है यूकेटाइडीज के वंशजों का, यूकेटाइडीज के वंशजों का है, और जो दूसरा है वो होता है यूथिडेमस के वंशजों का। अर्थात भारत पर अगर हम देखें तो जो आक्रमण होते हैं परथिया क्षेत्र नहीं बैक्टीरिया क्षेत्र के ही 2 राज परिवारों से होते हैं, जिसमें कि यूकेटाइडीज का वंशज होता है, दूसरा होता है यूथिडेमस जो डिमेट्रियस का वंशज। बैक्टीरिया में जो यूकेटाइडीज होता है उसके कुछ वंशज स्थापित होते हैं और जो डिमेट्रियस जो पश्चिम पंजाब और सिंध क्षेत्र में शासन कराता है उसके वंशज स्थापित होते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यूकेटाइडीज के जो वंशज होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो बैक्टीरिया से लेकर के झेलम नदी तक फैला रहता है, जिसकी की राजधानी तक्षशिला होती है। तो इनके जो क्षेत्र में आता है राज वो होता है बैक्टीरिया से झेलम, और इसकी जो राजधानी होती है वो होती है तक्षशिला। अर्थात जो भारत का बहुत बाहरी आउटर भाग होता है वहां पर यूकेटाइडीज के वंशज शासन करते हैं, लेकिन जो यूथिडेमस जो कि डिमेट्रियस के वंशज होते हैं उनके जो वंशजों का राज्य होता है वो होता है झेलम से लेकर के मथुरा तक। तो ये भारत की राजनीति को यूथिडेमस के वंशज जो है प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका राज्य झेलम से लेकर के मथुरा तक होता है और इसकी जो राजधानी होती है वो होती है साकल। साकल को जो बोला जाता है सियालकोट भी
बोला गया है। तो यूथेडेमस का जो वंशज है वो इस क्षेत्र में होता है, यूकेटाइट्रीज के वंशज इस क्षेत्र में होते हैं। यूकेटाइट्रीज के जब वंशज भारत पर आक्रमण करने के लिए बैक्ट्रिया मार्ग से चलते हैं तो यूकेटाइट्रीज अपने पुत्र के द्वारा मार दिया जाता है, और जो उसका पुत्र होता है वो होता है हेराक्लीज। हेलियोक्लीज। यूकेटाइट्रीज अपने पुत्र हेलियोक्लीज के द्वारा मार दिया जाता है। वह संभवतः इतिहास में जो वर्णित है उसके अनुसार हेलियोक्लीज यूकेटाइट्रीज के ऊपर अपने रथ को चढ़ा देता है या गुजार देता है और अपने पिता की हत्या करता है। इस प्रकार से हेलियोक्लीज यूकेटाइट्रीज की गद्दी पर बैठ जाता है और बैक्ट्रिया का ये अंतिम शासक होता है, जिसका शासन अपने समय में कुल मिलाकर के बैक्ट्रिया के आसपास ही सीमित रह जाता है। लेकिन जो कि यूथिडेमस के वंशज होते हैं उसमें जो होता है वो डिमिट्रियस के बाद उसके छोटे भाई का शासन प्रारंभ होता है। ये वंशज जो होता है यूकेटाइट्रीज का तो अपने ही क्षेत्र में सीमित रह जाता है, लेकिन जो इसके शासन चालू होता है यूथिडेमस के वंशज का उसमें होता है डिमिट्रियस के बाद उसके छोटे भाई का शासन, जिसे कि बोलते हैं मिनांडर। और भारतीय इतिहास में डिमिट्रियस के बाद मिनांडर का ही नाम सुनाई देता है। मिनांडर जो होता है वो डिमिट्रियस का छोटा भाई होता है और डिमिट्रियस के बाद कुछ समय तक वो भारत पर अपना राज्य स्थापित करता है अर्थात शासन करता है। मिनांडर का एक लेख भारत में शिवकोट के बंजौर घाटी में मिला है, जिसकी धातु गर्भ पर मंजूषा पर कुछ उसके लेख अंकित हैं। इसमें इसके दो सामंत या राज्यपालों का उल्लेख है जिनके नाम बियक मित्र और विजय मित्र हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रेह नामक स्थान से भी इसका लेख प्राप्त होता है। मथुरा क्षेत्र से मिनांडर और उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के कुछ सिक्के मिलते हैं। उन सिक्कों पर जो धर्मचक्र का चिन्ह अंकित है वो बात ये दिखाता है कि मिनांडर और उसके पुत्र बौद्ध हो जाते हैं अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों में भी बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की वार्ता अंकित है, अर्थात वो पूरा जो पुस्तक लिखा गया है वो नागसेन और मिनांडर के ऊपर ही आधारित है। मिलिंद पन्नों जिसके लेखक हैं नागसेन। तो इस पुस्तक में मिलिंद पन्नों पुस्तक में नागसेन और मिनांडर की वार्ता का वर्णन है। इसके अनुसार इस पुस्तक के अनुसार मिनांडर अपने पुत्र को राज्य भार सौंप करके स्वयं बौद्ध भिक्षु बन जाता है। मिनांडर का जो जन्म है वो काबुल के समीप सिकंदरिया द्वीप के पास कालसी ग्राम में हुआ था, जिसे कि अलसंद बोलते हैं। मिनांडर का जो जन्म स्थान है वो है अलसंद। और अलसंद कहाँ है? काबुल के समीप सिकंदरिया के पास जो कालसी ग्राम है उसी को अलसंद बोला जाता है। यही मिनांडर का जन्म स्थान है। मिनांडर का जो उल्लेख है वो रामायण में है, जिसे उसमें उसे कदर में बोला गया है। भागवत पुराण में इसे पुष्प निद्र बोला गया है। दिव्यावदान में इसे यक्ष कृमिश बोला गया है। आर्य मंजश्री मूलकल्प में इसे महायक्ष बोला गया है। इसी प्रकार से तिब्बती लेखक तारानाथ के पुस्तक में इसे मीनार के रूप में बोला गया है। विदेशी शासक होने के बाद भी मिनांडर भारतीय धर्म में आस्था रखने वाला शासक था। इसके उत्तराधिकारी स्टेटो प्रथम और स्टेटो द्वितीय थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत में यूथिडेमस के उत्तराधिकारियों का पतन हो जाता है और यह क्षेत्र
हिंद यवन के शासकों से हटता हुआ धीरे धीरे शक लोगों के प्रभाव में चला जाता है, अर्थात शक के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। तो ये जो था वो था जो यूथिडेमस वंशजों का इतिहास। लेकिन जो हमने आपको बताया कि जो यूकेटाइडीज के वंशज का इतिहास है उसमें केवल 2 ही शासकों के नाम मिलते हैं, जिसे कि बोलते हैं एंतियाल कोट्स और हर्मियस। एंतियाल किट्स या कोट्स जिसको बोलते हैं वो अपने समय में हमने बताया कि तक्षशिला के आसपास का ही शासक रहा है, लेकिन उसके एक राजदूत जिसका नाम है हेलियोडोट्स, जो कि उसका राजदूत था, उसका भारत के विदिशा में बेसनगर में गरुड़ स्तंभ पाया जाता है, जिसमें उसने भागवत धर्म की उपासना की है। इससे पता चलता है कि उनका शासन जो यूकेटाइडीज के वंशजों का जो शासन था वो जो है भारत में नहीं रह गया था और भारत में उसके राजदूत रहते थे। इससे पता चलता है कि उनका केवल भारत के साथ एक राजनीतिक संबंध ही स्थापित था, अर्थात वो भारतीय नरेश के पास अपने राजदूत को रखे थे। इसी वंश का जो अंतिम शासक था हर्मियस, इस वंश का अंतिम शासक था। उसका भी जो शासन था वो काबुल के आसपास तक ही सीमित था, लेकिन उसका जो कुछ सिक्का मिला है उसमें कुषाण वंश के शासक कुजूल कटफिसेस का भी नाम अंकित है, जिससे पता चलता है कि कुजूल कटफिसेस जो है हर्मियस का एक अधीनस्थ सामंत था या क्षत्रप था। ईसा पूर्व 30 के आसपास के क्षेत्र पर शायद कुषाण लोगों ने उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं तो मात्र 2-3 यवन शासक हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। एक है डिमेट्रियस, दूसरा है मिनांडर, और जो थोड़ा बहुत जानकारी होती है वो एंटियाल किट्स के जो राजदूत होते हैं हेलियोडोट्स, जिसका कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख में वर्णन है। तो इन्हीं 3 के बारे में ही मुख्य रूप से हिंद यवन आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम देखें तो इतने प्रकार से भारत पर आक्रमण करने के बाद या भारत में सत्ता चलाने पर इनका भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम ये देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि डिमेट्रियस और मिनांडर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पाया गया है। इनके शासन के अगर प्रभाव में हम देखते हैं तो हमने आपको बताया कि बक्ती यवन या इंडो ग्रीक यवन या हिंद यवन के आक्रमण का जो प्रभाव भारत पर पड़ा वो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव उतना नहीं पड़ा था, अर्थात इनके हिंद यवन के आक्रमण का भारत पर अधिक प्रभाव पड़ा, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव उतना नहीं पड़ा था। हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अगर हम देखते हैं तो चित्रकला के क्षेत्र में भारत ने गांधार शैली सीखी, अर्थात गांधार शैली जो है वो किसकी देन है? वो यूनानियों की देन है, अर्थात यवन शासकों की देन है। इसी प्रकार से सांचे में मुद्रा ढालने की विधि को सीखा, सांचे में मुद्रा ढलाई, ये भी जो है उस आक्रमण का प्रभाव रहा, अर्थात उस शासन से हमने सीखा है, जिसे कि डाई सिस्टम कॉइनेज बोलते हैं। सांचे में मुद्रा ढलाई को डाई सिस्टम कॉइनेज बोला जाता है, अर्थात जो सिक्के की ढलाई होती थी वो सांचे में होती थी। तो ये भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा है। यूनानी प्रभाव में आने के कारण भारत का जो मुद्रा लेखन था या भारत के जो लेख थे वो कलात्मक हो गए थे और सुडौल हो गए थे। कुरिंद और औटुंबर नामक जो गणराज्य हैं वहां पर यवन नरेश अपोलोडोट्स के सिक्कों के अनुकरण पर ही सिक्के ढाले गए हैं। इसी प्रकार से पूर्व मध्यकाल के लेखों में
सिक्कों के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग आया है। द्रव्य ये यूनानी भाषा से लिया गया। भारत में सिक्कों के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग आया है, लेकिन ये यूनानी भाषा से लिया गया है। बृहद संहिता में ये कहा गया है कि यवन बर्बर थे। बृहद संहिता बोलता है कि यवन बर्बर थे, लेकिन ज्योतिष का जो जन्म हुआ है भारत में वो यवन आक्रमणकारियों के द्वारा ही हुआ है। तो बृहद संहिता ये कहता है कि यवन बर्बर थे, लेकिन ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, अतः वो ऋषियों की भांति सम्मान योग्य हैं। भारतीय ज्योतिष में 5 सिद्धांत मिलते हैं। पहला है पैतामह, दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है शूद्र, चौथा है पोलिस और 5वां है रोमक, जिसमें यह माना जाता है कि जो अंतिम 2 पोलिस और रोमक है वो यवन संपर्क से ही प्राप्त हुए हैं। पोलिस का जो सिद्धांत है वो सिकंदरिया के पाल की खोजों पर आधारित है। रोमक का जो सिद्धांत है, बारामिहिर ने जिन नक्षत्रों के नाम गिनाए हैं वो ज्यादातर यूनान के नामों से ही लिए गए हैं। बारामिहिर का जो होरा विषयक सिद्धांत है, जिसके आधार पर कुंडली बनाई जाती है, उन पर भी यूनानी खगोल शास्त्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है। संभवतः खगोल शास्त्र का जो जन्म हुआ है या जो ज्ञान हुआ है सबसे पहले बेबीलोन में हुआ है। भारतीय ज्योतिष में प्रचलित अनेक शब्द केंद्र, हारिज, लिप्त, द्रक्कन आदि जो शब्द हैं ये यूनानी भाषा से लिए गए हैं। टार्न के अनुसार काल की गणना की प्रथा, संवतों का प्रयोग, सप्ताह के दिनों का विभाजन भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा है। इसी प्रकार से यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस और भारतीय चिकित्सा शास्त्री चरक, जिनको कि आप जानते हो, दोनों के सिद्धांतों में समानता दिखाई पड़ती है। किसके? भारतीय चिकित्सा शास्त्री चरक और यूनानी चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेटिस के सिद्धांतों में समानता दिखाई पड़ती है। दोनों के ही ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र के लिए विद्यार्थियों के लिए एक समान प्रतिज्ञा बताई है, इसीलिए समानता दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वान भारतीय नाटकों का जो उदय हुआ है उसे भी यूनानी नाटकों से ही मानते हैं। संस्कृत में नाटक में पर्दे के लिए शब्द का जो प्रयोग होता है उसे बोलते हैं यवनिका। अगर संस्कृत का नाटक खेला जाता है तो पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होता है, और ये यवनिका शब्द ये माना गया है कि यूनानी भाषा से लिया गया है। इसी प्रकार से भारतीय नाटक मृच्छकटिका, उसकी तुलना यूनान के एक कॉमेडी नाटक न्यू एंटिक से की जाती है। संस्कृत में कुछ शब्द हैं, स्याही, फलक, कलम, ये सभी जो शब्द हैं वो यूनानी शब्द हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो यूनानी शासन का भारत के जो समाज पर था काफी प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार से भारत में हिंद यवन शासक में हम मिनांडर और डिमिट्रियस के और उसके कुछ जो राजदूत होते हैं उनके शासन से भारत पर ये प्रभाव पाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको शक और पहलो जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में बताएंगे। हिंद यवन आक्रमणकारियों के बारे में जो इतना ऐतिहासिक विवरण प्राप्त हुआ है उससे हमने आपको परिचित कराया है। धन्यवाद।